मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हार्दिक स्वागत करता हूं 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला में। और आपको पता है, आज हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में उसके नगर नियोजन और उनके विभिन्न नगरों से प्राप्त पुरावशेषों पर डिस्कशन का समय है। मुझे उम्मीद है जल्दी से क्लास में आना होगा। सब लोग आ भी गए हैं, लगभग काफी लोग। क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि क्लास के हमेशा दो चैनल हैं, आपको पता है। एक जिसपे हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं और दूसरा हम लोगों का हिस्ट्री इनसाइट्स के नाम से है। कभी मान लिया कि कभी कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो फिर क्लास दूसरे चैनल पे ट्रांसफर हो जाती है। तो क्लास का लिंक जो हिस्ट्री इनसाइट्स का है वो हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जरूर फॉलो कर लीजिए। तो फिलहाल हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर और विभिन्न नगरों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें फिर बहुत सारे नगर हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं हड़प्पा नगर की बात हो रही है। यानी कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर, उनके पूरे नगरों पर बात करते हैं। और जब हम केवल हड़प्पा की बात करते हैं तो यह समझ लीजिएगा कि जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हड़प्पा से ही रिलेटेड है। आगे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर जितने भी चन्हुदड़ो, बहुत सारे प्रमुख नगर हैं, सबके बारे में हम लोग एक एक बार कंस्ट्रक्शन पैटर्न पर और उनके पुरातात्विक अवशेषों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़े तो एक बड़ी बात है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के नगर और उनका नियोजन, यानी कि उनकी टाउन प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक प्रश्न हमेशा करके पूछा गया है कि ये बताइए किस नगर में दुर्ग टीला किधर है, किस नगर का जो नियोजन है उनका कंस्ट्रक्शन पैटर्न कैसा है, चेस ग्रिड पैटर्न को या फिर वो शतरंज की जाल पद्धति को किस नगर की योजना फॉलो नहीं करती है, या फिर किस जो नगर का ऐसा विभाजन है 3 खंडों में। तो पहले एक छोटा छोटा हम लोग नगर नियोजन पर बात कर ले, टू द पॉइंट बात करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग हड़प्पा नगर आज डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोग मोहनजोदड़ो पे बात करेंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, एक सामान्य रफ खांचा में आपको नगर नियोजन है ना, नगरों का कैसा कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, कैसा उनकी प्लानिंग है, कैसा उनके बसाव का जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूं। जैसे सामान्य तौर पर आप पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 खंडों में विभाजित हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 खंडों में विभाजित हैं। तो मान लीजिए कच्चा खाका मैं आपको बनाता हूं और बता देता हूं ऐसे, तो ये थोड़ा सा सहूलियत होगी। ये मान लीजिए कि एक साइट है, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, एक स्थल है। ये केवल एक कच्चा खाका है, आपको समझाने के लिए मैं केवल एक रेखा चित्र का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर नगरों का पूरा बसाव की प्रक्रिया देखना है तो आप एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं क्लास 12th वाले, उसमें मैप दिया हुआ है, प्रॉपर वे में देख सकते हैं। लेकिन आपको समझना है और परीक्षा में केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिएगा, जैसे कह रहे 2 खंड हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर, यानी कि सामान्य जो उसका कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, सामान्य जो नियोजन है वो 2 खंडों में विभाजित है। 2 खंडों में विभाजित है का मतलब आप देख पा रहे हैं, एक है पूर्वी हिस्सा, इधर का कह सकते हैं, और एक है पश्चिमी हिस्सा। तो अब आप देख पा रहे हैं इन 2 हिस्सों में एक जो पश्चिमी हिस्सा है वो थोड़ा सा छोटा है, दिखाई पड़ेगा आपको। और ये देखिएगा, ये सुरक्षा प्राचीर है, ये बाउंड्री है ना। जो छोटा वाला हिस्सा है पश्चिमी टीला है, जिसको दुर्ग टीला भी कहते हैं, ये थोड़ा सा छोटा है, अपेक्षाकृत ऊंचा है। ध्यान रखिएगा, हमेशा पश्चिम की तरफ है, ऊंचा है, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और जो पूर्वी टीला है वो अपेक्षाकृत बड़ा है, नीचा है और सुरक्षा प्राचीर विहीन है। सुरक्षा प्राचीर विहीन है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुरक्षा प्राचीर नहीं है। अब ये एक सामान्य कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, लेकिन हाँ, प्रश्न यहां से नहीं आते हैं। प्रश्न कहां से आए हैं? जो इसके अपवाद हैं, इसके अपवाद। अपवाद जैसे मैंने अभी बताया, पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से
आपके प्रश्नों की और परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो पहला प्रश्न यह है कि ऐसा एक नगर बताएं जिसकी नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है। आप जवाब दीजिएगा, सभी लोग क्लास में हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी छात्र और छात्राएं जवाब दें। तो ये कह रहे हैं कि एक तो ये टीला है हमारा 2 खंडों में विभाजित है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बताइए सर, ऐसा कोई नगर है जिसकी जो नगर योजना है 3 खंडों में विभाजित है। तो हाँ, एक बात तो यह है कि नगर योजना 3 खंडों में विभाजित है और उसका नाम है धौलावीरा। याद आया? एक प्रश्न पहला। सामान्य तौर पे नगरों का विभाजन कितने खंडों में है? 2 खंडों में है। एक नगर टीला है, एक दुर्ग टीला है। पूर्वी हिस्सा नगर टीला है, पश्चिमी हिस्सा दुर्ग टीला है। दुर्ग टीला अपेक्षाकृत छोटा है, ऊंचा है, सुरक्षा प्राचीर बद्ध है। सुरक्षा प्राचीर बद्ध है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक बात आ रही है। तो पहला जो अपवाद है, यहां पर बड़े बड़े शब्दों में मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, और यहां से प्रश्न आए हैं। तो पहला अपवाद ये दिखाई पड़ रहा है सर कि एक नगर ऐसा है जिसकी जो नगर योजना है वो 3 खंडों में विभाजित है, वो है धौलावीरा। यहां तक बात क्लियर हो रही है। फिर ये कह रहे हैं कि दुर्ग टीला हमेशा सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग टीला हमेशा सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक नगर ऐसा है जिसका नगर टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। नगर टीला भी सुरक्षा प्राचीर बद्ध है। तो वो नगर कौन सा है? मुझे बता सकते हैं? ये सब प्रश्न बहुत कॉमन है और कई बार आए हैं। नगर टीला भी सुरक्षा प्राचीर बद्ध है, तो वो है कालीबंगा। ध्यान दीजिएगा, वो है कालीबंगा, है ना। अब मामला ये है, कालीबंगा का नगर टीला एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब ये बात हो रही है कि ये दुर्ग टीला है और ये नगर टीला है, तो नगर टीला भी एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये नगर योजना कालीबंगा की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये कालीबंगा है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। 3 नगर खंडों का जो विभाजन है वो कहां पर है? वो सर धौलावीरा में है। किस नगर का नगर टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है? वो कालीबंगा है। अब ये कह रहे हैं कि किस एक नगर का संपूर्ण क्षेत्र दुर्ग टीला और नगर टीला एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। बात ध्यान से समझिएगा। किस नगर का जो घेराव है वो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है? तो वो लोथल है। एक ही सुरक्षा प्राचीर से पूरा क्षेत्र, नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र घिरा हुआ है। वो कौन सा क्षेत्र है? लोथल है। और अभी मैंने आपको ये बताया एक विशेष बात मैंने आपको बताई। वो विशेष बात ये है कि जो नगर टीला है वो हमेशा पूर्व की ओर है, दुर्ग टीला हमेशा पश्चिम की ओर है। लेकिन एकमात्र नगर ऐसा है जिसका दुर्ग टीला पूर्व की ओर है। किस नगर का दुर्ग टीला पूर्व की ओर है? तो वो लोथल है। ध्यान दीजिएगा, लोथल का कंस्ट्रक्शन पैटर्न फिर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा, यानी कि दुर्ग टीला इसका पूर्व की ओर है। किसका? लोथल का। और संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। फिर एक प्रश्न ऐसा आया है कि ये बताइए किस नगर की योजना ऐसी है जहां पर हमें दुर्ग टीले के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। बहुत ध्यान दीजिए। यह एक ऐसा प्रश्न फिर से आया है कि जहां पर नगर टीले और दुर्ग टीले में स्पष्ट विभाजन नहीं है। नगर टीले और दुर्ग टीले में स्पष्ट विभाजन नहीं है, या फिर प्रश्न ऐसे है कि कौन सा एक नगर ऐसा है जहां पर हमें दुर्ग टीले का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता। तो वो है, आप बताइए, जवाब आपको पता है, और वो है चनुदड़ो। याद आया? चनुदड़ो। ओके, अब ध्यान दो, बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे। मतलब कुल मिला के फिर यह है कि सभी नगर ऐसे हैं जिनके जो नगरों का जो पैटर्न है वो चेस बोर्ड पैटर्न को फॉलो करता है। चेस बोर्ड पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि शतरंज की जाल पद्धति को फॉलो करता है, या फिर ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता है। तो सभी नगर ऐसे हैं। लेकिन अब मामला यह है कि कौन सा नगर ऐसा है जिसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती हैं। एक नगर ऐसा है जिसकी सड़कें समकोण पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो उसका नाम है
बनावली, ध्यान दीजिएगा उसका नाम है बनावली या बनवाली। तो मुझे उम्मीद है यहां से प्रश्न आए बहुत सारे, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं फटाफट। पहला, नगरों का विभाजन 2 खंडों में है, धौलावीरा का विभाजन 3 खंडों में है, ये अपवाद है। पहली बात, दुर्ग टीला हमेशा पूर्व की ओर, दुर्ग टीला हमेशा पश्चिम की ओर है, ध्यान दीजिएगा, माफी चाहता हूं, पूर्व की ओर केवल अपवाद है, वो लोथल का है। दुर्ग टीला हमेशा पश्चिम में स्थित है, लेकिन एक अपवाद है, दुर्ग टीला लोथल का पूर्व में स्थित है, ये अपवाद है। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर मैंने बताया कि जो दुर्ग टीला है वह छोटा है, ऊंचा है, अपेक्षाकृत और सुरक्षा प्राचीर बद्ध है। नगर टीला बड़ा है, नीचा है और सुरक्षा प्राचीर विहीन है। लेकिन एक नगर ऐसा है जिसका दुर्ग टीला भी और नगर टीला भी अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, मतलब दुर्ग टीला भी घिरा है, नगर टीला भी घिरा है। ये कौन सा है? वो कालीबंगा है। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हो रही होंगी आपकी, बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पे बने हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हड़प्पा नगर पे, और ये ध्यान रखिएगा आज केवल हड़प्पा ही पढ़ाएंगे, लंबा चलेगा थोड़ा सा, 4-5-6 लेक्चर हो जाएगा, पूरा हड़प्पा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल के बाद फिर जैसा आप लोग हमें राय देंगे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, उसी के हिसाब से हम लोग आगे की क्लास या आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्लास को आपको अच्छा लग रहा है तो आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए छात्र जितने भी आ रहे हैं। और अब देखिएगा हड़प्पा नगर की स्थिति की बात हो रही है, तो हड़प्पा नगर की स्थिति की बात हो रही है तो आज ये पंजाब में है, पश्चिमी पंजाब लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पाकिस्तान का पंजाब है, पश्चिमी पंजाब है, शाहीवाल जिले में है, और पुराना नाम इसका मांटगुमरी है, और रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा नगर रावी नदी के किस तट पर स्थित है? तो मैंने बताया था रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो रावी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, हड़प्पा नगर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये बायां दायां कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जिधर से नदी बहकर आ रही हो, जिधर को बहकर जा रही हो, तो जिधर से बहकर आ रही हो उधर पीठ रख के खड़े होइए, पीठ करके, और फिर दायां और बायां आप डिफाइन कर लेंगे। फिलहाल ये देखिएगा, अब कहते हैं कि हड़प्पा नगर की खोज का श्रेय किसे है? ये चार्ल्स मैसन को है। सर्वप्रथम उल्लेख किसी ने किया है 1826 में। मैं बहुत ज्यादा और आगे की डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, उसका रीजन ये है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। केवल एक प्रश्न आप देखिए, हड़प्पा का पहली बार उल्लेख 1826 में हुआ है, चार्ल्स मैसन ने किया है, और वो वहां से निकला था और उसने यहाँ के खंडहरों को देखा और उसने एक रिपोर्ट लगाई कि शायद यहाँ पर किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष दबे हो सकते हैं, लेकिन चार्ल्स मैसन की बात पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। फिर आपको ये पता चलता है कि भारत में जो रेलवे लाइन के विस्तार की प्रक्रिया है वो 1853 में शुरू होती है, और फिर इसी क्रम में 1856 में कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, रेलवे के 2 ठेकेदार हैं, जॉन विलियम और ब्रंटन। इन्होंने हड़प्पा नगर के जो रास्ता जा रहा था, फिर उसमें उन्हें गिट्टियों की जरूरत होती है, पता है सारी कहानी। उन्होंने उन टीलों की खुदाई करी और वो जो उसमें खंडहर थे उनकी ईंटों को उन्होंने यूज किया, गिट्टियों के रूप में यूज किया। मैं आपको ये बता दूं, रेलवे की जो ट्रैक है उसको बिछाने में हमेशा पत्थर की रोड़ियां यूज होती हैं, पत्थर की गिट्टियां यूज होती हैं, ईंटों की गिट्टियां यूज नहीं होती हैं। तो आप जरा कल्पना करिए कि उस समय जो ईंटें मिली होंगी, आज से लगभग 100-150 साल पहले की बात हो रही है, वो कितनी बेहतरीन ईंटें रही होंगी, और उन ईंटों को उन्होंने पूरा खोद दिया, पूरे टीले को, और उन ईंटों को गिट्टियों के रूप में यूज कर लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जब ये उत्खनन हो रहा था, ये खुदाई हो रही थी टीले की, तो इन लोगों को ये पता नहीं था, जॉन विलियम और ब्रंटन को, कि ये किसी पुरानी सभ्यता के अवशेषों को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, खोद दिया है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले और इसको उन्होंने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट किया कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा है, आप देखिए। तो फिर अब ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया, और अब आप देखेंगे 1856 में वो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व के पिता भी कहे जाते हैं, खूब बढ़िया से पता है, इन्होंने भारतीय
संस्कृति के उस स्थल यानी हड़प्पा का दौरा किया। और लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम भी बहुत सामान्य ढंग से उन्होंने देखा। प्रश्न ऐसे आया है कि वो कोई ब्रिटिश अधिकारी जो भारतीय सभ्यता का स्थल जो हड़प्पा है उसके पुरातात्विक महत्व को आंक नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो वो यही है अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने 1856 में यहाँ का दौरा तो किया, लेकिन उन्होंने बहुत सामान्य भाव से ये कहा कि हाँ, ये 1856 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कि हाँ ये सभ्यता, ये हो सकता है कि यहाँ पर किसी 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के अवशेष दबे हों। 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के अवशेष दबे हों। मतलब ध्यान दीजिएगा, वो केवल इसको 1000 वर्ष पुराना बताते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो इसके महत्व को आंक नहीं पाए। फिर देखिएगा वो मामला वही है कि ये कहां तक जाएगा। 1856 में 1000 लेस करेंगे तो ये 856 के आसपास यानी राजपूत काल के आसपास जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो बाद में पता चला कि ये इतने 1000 वर्ष पुरानी है। ईसा पूर्व और ईसवी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि संवतों से भी प्रश्न बहुत सारे आए हैं। तो फिलहाल अभी बात हो रही है हड़प्पा की, तो फिलहाल कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। फिर इसके बाद तमाम रिसर्च में, उन रिसर्च की तरफ अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आपके काम के हैं नहीं। तो फिर इसके बाद अब इसका उत्खनन शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, खोज नहीं की थी। खोज करने वाले वो चार्ल्स मैसन हैं। 1826 जॉन मार्शल के निर्देशन में बहुत बार, अभी बहुत आगे तक खुदाई होती रही है। तो अब मामला यह है कि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने पहली बार 1921 में इसका उत्खनन किया। यह उत्खनन लगातार चलता रहा और कई दशकों तक चलता रहा। मामला यह है, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने उत्खनन किया। एक बार प्रश्न ऐसे भी आया है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। मेरे प्रश्नों को, मेरी बात को बहुत गंभीरता से और बहुत सावधानी से समझिएगा। तो आपको कम से कम महत्वपूर्ण नाम पता होने चाहिए। फिर 1921, फिर माधव स्वरूप वत्स कई बार जुड़े यहाँ पे, 26, 27, 33, 34, और फिर मॉर्टिमर व्हीलर भी जुड़े हैं यहां से, इसके उत्खनन से संबंधित हैं। 1946 में व्हीलर ने भी हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया है। तो फिलहाल उत्खनन में बहुत सारे नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिएगा, ये हड़प्पा की परिधि 5 किलोमीटर के घेरे में है और मैंने बताया था 2 खंडीय विभाजन है। पश्चिमी टीले को ए बी कह सकते हैं और पूर्वी टीले को एफ कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नामकरण किसने किया है? व्हीलर ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के टीलों का नामकरण किसने किया? तो वो मॉर्टिमर व्हीलर ने किया। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, एक बड़ा विस्तारित क्षेत्र है नगर का, तो उसको कई सेक्टर में बांटा गया है, ए बी सी डी एफ ऐसे करके बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे सेक्टर बनाए गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके बहुत कुछ। जैसे अभी आप एक पढ़ेंगे R37, तो आपको पता चलेगा R37 जो ये R एरिया है वो कब्रिस्तान है। मेरी बात समझिएगा। तो इसी तरह अभी इसमें दिखाई पड़ेगा G एरिया, अभी दिखाई पड़ रहा है F एरिया, अभी दिखाई पड़ रहा है AB एरिया। तो जो दुर्ग टीला है वो कहलाता है, ध्यान दो, माफी चाहता हूं ये उल्टा हो गया है यहाँ पर, ये AB टीला दुर्ग टीला है, ये इधर है, और ये F टीला जो है ये पूर्वी टीला है। बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा सुधार लो इसको भाई, यहाँ पे है ना। दुर्ग टीला जो है वो AB टीला है और जो पूर्वी टीला है वो F टीला है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। और अब देखिएगा, तो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। सेक्टर्स में डिवाइड करने से ये पता चलेगा कि किस विद्वान ने किस जगह पर उत्खनन किया और वहां से क्या क्या मिला। जैसे अभी मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे तो वहां पर दिखाई पड़ेगा DK एरिया, HR एरिया, L एरिया, बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिखाता है कि उस निश्चित क्षेत्र को दिखाता है। तो ये टीलों का नामकरण, पश्चिमी टीला AB है और पूर्वी टीला F है। नामकरण करने वाले आपके लिए प्रश्न है, मॉर्टिमर व्हीलर ने किया। बात यह है कि अन्नागारों की बात आ रही है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को बहुत क्लियर कट अच्छे से देख लीजिए। बात यह आ रही है कि अन्नागार नगरों में होने चाहिए। सभी प्रमुख नगरों में अन्नागार मिलते हैं।
तो जो हड़प्पा से अन्नागार मिला है उसमें 12 कोठरियां हैं, 12 प्रकोष्ठ हैं, ये बात याद रखिएगा। जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है उसमें कितने प्रकोष्ठ हैं आपको बताना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न आए हैं। नगर के पश्चिमी द्वार के पास स्थित था, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों पर भी नजर रखिएगा। ऐसे प्रश्न एलटी पीजीटी और माध्यमिक पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे प्रश्न टीजीटी का पेपर भी कभी कभी बहुत कठिन आया है। तो यहां पर अब आप किसी भी एक भी सूचना को, कम से कम मेरी क्लास की एक भी सूचना को आप इग्नोर मत करिएगा, मेरा कहना यह है। और जितने भी अभी तक नए छात्र जुड़ रहे हैं, मैं एक सूचना दे दूं आपको विनम्रता पूर्वक, ये हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, अमृत संजीवनी के नाम से है। 3000 प्रश्नों का कलेक्शन है, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर राजपूत काल तक जाता है। बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है सर, ये आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ लिखा गया है। और जितना कुछ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सब कुछ प्रश्नों के रूप में उसमें उपस्थित है। ये मेडवल इंडिया का अमृत गंगा के नाम से है, 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। अरबों के आगमन से शुरू होता है और परवर्ती मुगलों तक जाता है। और इसी तरह हमारा ये मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी के नाम से 2000 प्रश्नों का संकलन है, आप इसको देखिए। और ये यूरोपियों के आगमन से आजादी के बाद तक जाता है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, तीनों 7500 प्रश्नों का अलग अलग सेगमेंट में संगठन मतलब कलेक्शन है। और एक अलग से एक हमारा कंबाइंड भी है, एक कंबाइंड पुस्तिका भी है हमारी एंशिएंट मेडवल मॉडर्न की। इसमें लगभग 3400 प्रश्न हैं। तो आप अलग अलग भी मंगा सकते हैं, कंबाइंड भी मंगा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता हो। और अगर आपके पास पहले से पर्याप्त स्टडी मटेरियल है तो आप उन स्टडी मटेरियल्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिएगा, ये ऐसे भी प्रश्न आया है कि ओखलियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 18 वृत्ताकार चबूतरे हैं जिनका प्रयोग अनाज कूटने के लिए किया जाता था, ऐसा है। तो ये ओखलियां या 18 वृत्ताकार चबूतरे कहां से मिलते हैं? पकी ईंटों के बने हुए हैं, हड़प्पा से मिलते हैं। और फिर ये भी पूछा गया है श्रमिक बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रमिक बस्ती के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से हैं। और ये श्रमिक बस्तियां कितनी सी हैं? 15 हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये श्रमिक बस्ती है या मजदूरों के रहने के लिए आवास है? तो फिर ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे बैरक्स हैं, मतलब इतनी छोटी बैरक्स हैं कि जिसमें बस केवल एक आदमी रह सकता हो, सो सकता हो। मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और ये सब प्रश्न आए हैं इन्हीं आवासों के समीप। तांबा गलाने वाले जो शिल्पी हैं उनकी 16 भट्टियां मिली हैं। तो तांबा गलाने वाले शिल्पियों की जो भट्टियां हैं वो कहां से मिली हैं? वो हड़प्पा से मिली हैं। वृत्ताकार चबूतरे कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ओखलियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ये बात क्लियर हो रही होगी। अब एक खास बात है कि हड़प्पा किले के दक्षिण में एक सेमेट्री R37 है। ये कब्रिस्तान एरिया है, R37 कब्रिस्तान R37, ठीक है, जिसमें कुल 57 कब्रें मिलती हैं। 57 कब्रें मिलती हैं R37। कितनी कब्रें हैं यहाँ पर? 57, 37 नहीं 57, ध्यान रखिएगा। R37 से कुल कितनी कब्रें मिली हैं? सर 57 कब्रें मिली हैं। प्रश्न आए हैं, मैं थोड़ा सा भी इस पर भी डिटेल करता हूं। एक खास बात, फिर 1934 में आप देखिएगा एक सेमेट्री H है, H एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया है कि काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान कहां से मिलता है? काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान मिलता है हड़प्पा के H एरिया से, सेमेट्री H एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती ना हो, इसको याद रखिएगा। और अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी दे देते हैं। वो इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के शवाधानों की बात करिएगा तो सभी नगरों में लगभग कब्रिस्तान है। एक नगर ऐसा है जो मोहनजोदड़ो, जहां से हमें कब्रिस्तान नहीं मिलता है। यानी कि कब्रिस्तान कहां से नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। कब्रिस्तान के साक्ष्य अगर कोई था और अभी तक हमारे निगाह में नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं आया है, तो वो है मोहनजोदड़ो। कहां से कब्रिस्तान नहीं मिलता? सर मोहनजोदड़ो से नहीं मिलता। तो इतना कुछ हम जोड़ के बता दे रहे हैं ना आपको, चीजों को नोट कर लेंगे तो रिकॉल करने में आसानी होगी। प्रैक्टिस सेट में ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो कब्रिस्तान कहां पे नहीं है? मोहनजोदड़ो में नहीं है। फिर ध्यान देना, हड़प्पा के
जो मानवीय शवाधान है वो नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है। इसका मतलब है सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण, ये बात ध्यान रखिएगा भाई। समझ में बात आ रही है ना? सिर को उत्तर की तरफ रखा गया है तो पैर अपने आप दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो अगर ये भी कह सकता है कि ये बताइए इसका उल्टा कहां पे है, तो वो कालीबंगा में है सर। कालीबंगा के शवाधान ऐसे भी हमें मिले हैं जो साउथ टू नॉर्थ है, मतलब कि सिर साउथ की तरफ है तो पैर अपने आप पूरब की तरफ, सॉरी उत्तर की तरफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना? पैर नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो अब खास बात यह है कि हड़प्पा के शवाधान कैसे हैं सर, तो वो नॉर्थ टू साउथ है। कालीबंगा में ठीक उल्टा है, साउथ टू नॉर्थ है। चीजें बहुत आराम से, बहुत धैर्य से, बहुत पैशंस के साथ क्लियर हो रही होंगी, मुझे उम्मीद है। अब एक खास बात मैं बताता हूं, इसके बाद आगे बढ़ूं तो दो जगह और हैं। एक विशेष बात है, एक लोथल है और एक रोपड़ है। तो रोपड़ के शवाधान ईस्ट टू वेस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्व पश्चिम है। लोथल के शवाधान ईस्ट टू वेस्ट हैं और रोपड़ के शवाधान वेस्ट टू ईस्ट हैं, पश्चिम पूर्व हैं। इसको नोट करिए पहले आप कि लोथल के शवों को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया गया है, जबकि रोपड़ के शवों को पश्चिम पूर्व दिशा में रख के दफनाया गया है। तो मतलब इधर सिर है और इधर पैर है। ये बात क्लियर हो रही होगी। और अभी आपने जब नव पाषाण काल पढ़ा था तो आपको पता चला था कि बुर्ज होम में मानवीय शवाधान के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। बुर्ज होम नव पाषाण काल का स्थल है और हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मानवीय शवाधानों के साथ अनिवार्य रूप से कुत्ते दफनाए गए। बात क्लियर हो रही है? रोपड़ में मानवीय शवाधान के साथ कुत्ते भी दफनाए गए। अभी मैं जब शवाधान प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी डिटेल अभी बता दे रहा हूं। फिर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र एक स्थल ऐसा है जहां पर एक कब्र में बकरी के साथ शव को दफनाया गया है, तो वो लोथल है। लोथल, बकरी के साथ शव को दफनाया गया है तो वो लोथल है। एकमात्र, केवल एक है, ये अपवाद है लोथल में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि युगल शवाधान यानी कि एक ही कब्र में दो शवों को रखा गया है। एक ही कब्र में दो शवों को रखा गया है। युगल समाधियां कहां से मिलती हैं, तो लोथल और कालीबंगा से मिलती हैं। यह बात भी ध्यान रखिएगा, यानी कि युगल शवाधानों की बात होगी तो वो लोथल और कालीबंगा यानी जोड़े में रखा गया है। दो बॉडीज एक साथ रखी गई है। ये बात भी क्लियर हो गई। अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं कि अभी आपने ये पढ़ा हमारे साथ कि वो जो सेमेट्री एच है वहां पर ताबूत वाला शव मिला है, हड़प्पा से मिला है। ताबूत वाला शव हड़प्पा, ये बात क्लियर हो रही है आपको। यानी कि काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान कहां से मिला है, काष्ठ पेटिका युक्त, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, काष्ठ पेटिका युक्त ताबूत वाला शव एक तो हड़प्पा के एच एरिया से या सेमेट्री एच से मिला है, एक ताबूत वाला शव हमें हड़प्पा सभ्यता के एक अन्य स्थल राखी गढ़ी से भी मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ी बात हो गई। फिर आपको एक बात और पीछे की रिकॉल करा दें, इनाम गांव याद आया आपको? ताम्र पाषाण काल का स्थल, ताम्र पाषाण काल का स्थल इनाम गांव आपको याद आया होगा। यहां पर मिट्टी के ताबूत में रखा गया शव मिलता है, मिट्टी का ताबूत। इतना कुछ मैंने बता दिया आज के लेक्चर में अभी तक। वो जल्दी से इतना कुछ कलेक्शन करने में आपको 15 दिन लग जाएगा। 1 घंटे की क्लास में 50 मिनट जितना भी हम लोगों का क्लास चल पाता है, तो विशेष तौर पर इतनी चीजें हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं जहां पे आपकी डाउट की संभावना बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल आइए अब हम लोग आते हैं आगे, जल्दी से कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। निर्वस्त्र धड़ है एक, लगभग वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। मनुष्य का निर्वस्त्र धड़ है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, लाल बलुआ पत्थर का बना है, माधव स्वरूप वत्स को मिलता है। याद रखिएगा, एक मनुष्य का निर्वस्त्र धड़ किसको मिला है? माधव स्वरूप वत्स को मिला है। अब लेकिन इससे ज्यादा एक प्रश्न ये आया है कि नटराज शिव की संकल्पना का जो एविडेंस है वो कहां से मिला है? नटराज शिव की, आद्य नटराज शिव की संकल्पना
का आद्य रूप कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। थोड़ा देखिएगा, एक इस काले रंग का स्लेटी पाषाण का एक नृत्यरत युवती, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि वो युवती है कि युवक है, ये अभी हमें पता नहीं है। तो इसको नटराज शिव का आद्य रूप माना गया है। एक पैर उसका उठा हुआ है घुटने तक, तो ये पुरुष मानने वाले इस जो पाषाण पर जो ये नृत्यरत जो आकृति है, युवक है या युवती, ये क्वेश्चन मार्क है, बार बार बता रहा हूं। इसको पुरुष मानने वाले मार्शल हैं, जॉन मार्शल। इसको वो आद्य नटराज शिव का प्रतिरूप बताते हैं। आद्य नटराज शिव, ध्यान दीजिएगा। मैके, अर्नेस्ट मैके और मॉर्टिमर व्हीलर भी इसको पुरुष मानते हैं। इस जो नृत्यरत जो आकृति है, क्लियर हो रहा है ना। और इसको नारी मानने वाले कौन है? नारी मानने वाले वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये प्रश्न भी यहां पर आया है कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता में देवदासी प्रथा के प्रचलन के संकेत दिए हैं? तो वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये सब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्रश्न है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर वो पशुपति शिव की मोहर की बात आती है तो फिर आप ध्यान रखिएगा, वो मोहनजोदड़ो से है। यहां पर ये आदि नटराज शिव की बात हो रही है। तो फिलहाल आगे देखिए, कुछ और छोटे छोटे एविडेंसेस हैं, जल्दी से हम लोग डिस्कस कर देते हैं। गधे का हड्डियां या गधे का कंकाल कहां से मिला है? तो गधे का कंकाल हड़प्पा से मिलता है ना। ऊंट का कहां से मिलता है? तो ऊंट का कालीबंगा से मिलता है। ऊंट का कंकाल कालीबंगा से है, याद रहना चाहिए। सारी बातों को जोड़कर पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। घोड़े का कंकाल कहां से मिला है सर? तो घोड़े का कंकाल सुरकोटदा से मिला है। तो एक बात को एक तरह से जोड़ के पढ़ेंगे ना, एक एक साक्ष्य को, तो बढ़िया रहेगा। कांसे और तांबे का पैमाना कहां से मिला है सर? हड़प्पा से मिलता है। कांसे और तांबे का पैमाना कहां से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। मिट्टी का पैमाना कहां से मिलता है? वो कालीबंगा से मिलता है। हाथी दांत का पैमाना कहां से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। सीप का पैमाना कहां से मिलता है सर? वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। और ये सारी बातें मैंने ठीक अभी पिछले लेक्चर में आपसे एक साथ कोरिलेट करके सब कुछ बताया है, सब कुछ पढ़ा है। आपने तांबे की एक गाड़ी मिलती है, उसकी आकृति की जो साइज है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बर्तन पकाने के 14 आवे, तो आपने कुम्हारों के आवे देखे होंगे सर, आवे। तो बर्तन पकाने के 14 आवे कहां से मिले हैं सर? वो हड़प्पा से मिले हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से मिले हैं। और अगर वो कहता है ईंट के भट्टों के साक्ष्य कहां से मिले? भट्टों के साक्ष्य या भट्टे कहां से मिले हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें को रिलेट करके मैं बता दे रहा हूं। 7 पांसे, पांसों के साक्ष्य है, मतलब वो लूडो जैसे किसी खेल से, सांप सीढ़ी जैसे किसी खेल से परिचित रहे होंगे, इस बात की संभावना है, क्योंकि वो पांसे ठीक वैसे ही हैं जैसे आज होते हैं, है ना। वो ठीक वर्गाकार घनाकार पांसे हैं। तो गरुड़ अंकित मुद्रा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पांसों से मुझे एक बात और याद आ रही है, शतरंज का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। याद आ रहा है ना आपको? शतरंज की गोटियां और बोर्ड कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। याद आया? बढ़िया है ये सारी बातें, चूंकि इतना कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। गरुड़ अंकित मुद्रा, ध्वज अंकित मुद्रा और वीणा अंकित मुद्रा। गरुड़, ध्वज और वीणा, ये सब कुछ कहां से मिला है? ये 3 अंकित जो मुहर है वो हड़प्पा से मिली है। और फिर नाव अंकित मुहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। याद आया? नाव अंकित मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। शंख का बैल है। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं। और शंख का बैल है, 3 पाए वाली कुर्सी है। और प्रसाधन मंजूषा यानी कि मेकअप बॉक्स, ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर के हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मेकअप बॉक्स और लगा देते हैं चनुदड़ो, जबकि ये है मेकअप बॉक्स हड़प्पा से। और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है चनुदड़ो से। लिपस्टिक, काजल लगाने की सलाइयां, ये सब ज्यादातर जो प्रसाधन की सामग्री है वो चनुदड़ो से मिलती है। लेकिन जो प्रसाधन मंजूषा है, बॉक्स है, वो मिलता है हड़प्पा से। सोने का कंगन, सोने की 6 लड़ियों वाला हार, इतना कुछ मैंने कर दिया है आपके लिए कि अभी एक एक करके हम लोग इतना कुछ पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके कि कहीं से कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। आप कहेंगे सर इसके बाद भी छूट जाएगा, तो भगवान मालिक है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, हमारी बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। और सब गंभीर छात्र ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
आप कितना भी पढ़ लीजिए 125 प्रश्नों में आपको 15 से 20 प्रश्न एकदम नए मिलेंगे, 20-25 प्रश्न भी नए मिल सकते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न जो आपके रीच में नहीं है उनके लिए परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है उस जगह पर जो आपकी रीच में है और सरल प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, वो आपका सिलेक्शन रोक देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो ठीक है, कांसे के दर्पण है, तरबूज के बीज हैं, ध्यान दीजिएगा, तरबूज के बीज के साक्ष्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से मिलता है मटर और तिल की खेती, कहां से मिल रही है? हड़प्पा से मिल रही है। सरसों और चने का जो मिश्रित खेती का साक्ष्य है वो कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मिट्टी की चूहेदानी है, मिट्टी की टोकरी है। सामूहिक पशुओं की हड्डियां हैं, शायद सामूहिक पशु बलि के साक्ष्य, सामूहिक पशुओं की हड्डियां हड़प्पा से मिली हैं। 42 मनुष्यों के अस्त व्यस्त कंकाल मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। एक ऐसा अमृत भांड हमें मिलता है जिस पर हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ध्यान दीजिएगा, चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन हमें हड़प्पा से प्राप्त एक अमृत भांड पर मिलता है। चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानी का जो दृश्यांकन है वो हमें हड़प्पा के कलशों पर मिलता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दें, छोड़ दें, तो यहां पर प्यासे कौवे की जो कहानी का जो दृश्यांकन है वो मिलता है कहां पर? हड़प्पा के अमृत भांड पर। लेकिन हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा सुधार दे रहा हूं आपको और आपके लिए कंफ्यूजन ना रह जाए। चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी, अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कौवे की कहानी, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी, जिसपे कौवा एक डाल पे बैठा हुआ है, जिसमें कौवा एक डाल पे बैठा हुआ है और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। लोमड़ी आती है और कहती है कि वो तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। कौवा चोंच खोलता है, रोटी नीचे गिर जाती है और लोमड़ी लेके चली जाती है। वो लोथल से है, वो लोथल से है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे कहते हैं कि चालाक लोमड़ी और कौवे की सुविदित पंचतंत्र की लोक कथा की याद दिलाता है। वो लोथल के मृत भांड पर है, विशेष ध्यान रखिएगा। और ये प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन हड़प्पा के कलशों पर है। यहां पर मैंने इसको क्रॉस लगा दिया है, इसको अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके दृष्टिकोण के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है अभी यहां पर, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने हड़प्पा से बहुत सारे आज डिस्कशन में ले लिया है चीजों को, और आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है। मुझे उम्मीद है आज आपने कम से कम 150 इंफॉर्मेशन को दिमाग में रिकॉल कर लिया होगा। जाने से पहले नए छात्रों को हम सूचित कर दे रहे हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है एंशिएंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी के नाम से। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इंडेक्स भी दिया होता है, आप स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप पता कर सकते हैं, इंडेक्स मंगा सकते हैं, इसका मॉडल पेपर बट मंगा सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ही केवल 286 प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में 334 प्रश्न है, और जितना कुछ मैंने डिस्कस किया है वो सब और उससे कई गुना ज्यादा इस पुस्तिका में आपको मिलेगा। इसी तरह मेडवल इंडिया की हमारी अमृत गंगा है, 2500 प्रश्न है, इसमें टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है, आप मंगा सकते हैं। और चूंकि हम मॉडर्न इंडिया का ये अमृत मंजर ही है, 2000 प्रश्नों के संकलन के साथ, यूरोपियों के आगमन से आजादी के बाद तक, चूंकि हम इतना कुछ पढ़ा दे रहे हैं आपको कि अब आपकी जो अध्ययन की दिशा है वो एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से डिफाइंड हो जाएगी। तो अब इतनी कुछ चीजों को प्रैक्टिस करना, रिकॉल करना, रिवाइज करना, तो ये आपके प्रैक्टिस सेट आपको काफी मदद करने वाले हैं। तो आप चाहें तो इन प्रैक्टिस सेट्स को मंगा सकते हैं। हमारी क्लास अभी कल आगे हम लोग मोहनजोदड़ो पर फोकस्ड होगी। तो आज हम लोग विदा ले रहे हैं, आज मुझे विदा दीजिए और कल मिलते हैं ठीक 9:30 पर मोहनजोदड़ो में। आज विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।